ऑर्गेनाइजेशन आप में जमीन पे देखेंगे तो कुछ जगह आपको आवामी लीग के जो वो आज वोटिंग परसेंटेज जब कम हुआ, वो आवामी लीग के लोगों ने वोट किया ही नहीं। हाँ, देखो देखो देखो, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवामी लीग के जो वोटर्स थे वो कंफ्यूज थे, डिसऑर्गेनाइज थे, जमीनी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था टूट। देखो इस वक्त अगर आप बंगाल, यूपी, असम में जाओगे ना, तो अवामी लीग के जो मिडिल रंग के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, ये सब भाग के इंडिया में आ गए हैं। कम से कम इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारी बोल रही है कि 250 से ज़्यादा अवामी लीग के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो बांग्लादेश छोड़कर पिछले 1.5 साल से इंडिया में आ गए थे, तो उनकी चरमरा गई थी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखो पाकिस्तान ने हमने क्या किया, तरीके हैं, जब पीटीआई को बैन किया गया। दर्शकों का सवाल ये है कि जुलाई चार्टर के लिए कमिटमेंट भले ही हो बीएनपी का उसके मैनिफेस्टो में, लेकिन जुलाई चार्टर ऐसा तो नहीं कि ठंडे बस्ते में चला जाए। वजह देखिए, वजह ये उनको आवामी लीग को वापस नहीं बुलाना। उनके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री का पद सेंट्रलाइज रहे, जिससे कि बीएनपी अगले 10, 15, 20 साल तक सत्ता में रहे। दूसरा ये है कि सामने जमात इस्लाम जैसी विपक्ष है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज हो, 10 साल तक बीएनपी रहे, फिर जमात इस्लाम आए। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जुलाई चार्टर ठंडे बस्ते में रहे, देखो और जैसे चल रहा था वैसे चले। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वोटिंग दो वोटिंग हुई है इस बार जी, इसीलिए हर तो एक वोटर को जुलाई चार्टर पर भी कहा, और जो पूर्व अनुमान लगाए गए थे, पूर्वानुमान, उसके हिसाब से 85% लोगों ने, अब उनको समझ आया कि नहीं ये अलग बात है, कहा है कि हाँ देखो होना चाहिए। जैसे भारत में हमारे पास सदन में 2 लेवल है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ किसी भी डेमोक्रेसी में अटेम्प्ट है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए। प्रिकॉशन देखो, वीर हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उनको मालूम था कि उन्होंने दुनिया में अलग अलग डेमोक्रेसी देखी कि सत्ता में अमेरिका क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक आदमी के हाथ में अगर पावर हो तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो वहां पर क्या जुलाई चार्टर लागू होगा? देखो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 क्या 3/4 बहुमत की दरकार पड़ सकती, तो वो करेंगे, इसको आस्ते आस्ते करेंगे। संविधान परिवर्तन करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, हमने भारत में भी देख लिया है। वो आस्ते आस्ते इसको करेंगे, 4-5 साल लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगले देखो फैक्टर, अभी जो हो गया, अगले 4 साल की कहानी खत्म हो गई, 5 साल की। अभी इंपॉर्टेंट ये कि अगले इलेक्शन में क्या अवामी लीग के कैंडिडेट बतौर, इतना साहस होगा, मतलब वहां इंटरनल स्टेबिलिटी, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि अवामी लीग के लोग एटलीस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छाती ठोक के सामने, जैसा हमने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को देखा करते जो कि मुझे अभी बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन क्योंकि मेरा आखिरी राउंड है डिस्कशन का, पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, फिर मैं ईरान पे भी एक चर्चा करना चाहती हूँ। एक सवाल आपसे ये कि इन तमाम बांग्लादेश के चुनाव और पिछले 4 महीने में बांग्लादेश, भारत, हिंदू जो भी कुछ हुआ, उसमें आप देखते हैं भले ही एसआईआर के चलते बांग्लादेशियों को बाहर किया है, आसाम में मुल्ला वर्सेस मुल्ला टाइप वाली पॉलिटिक्स होने लगी है, तो कोई इम्पैक्ट आपको बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा इसका? सर नहीं, बंगाल चुनाव, भाई वहाँ के हिंदू का एक सेंटिमेंट तो खड़ा हो ही गया है। हाँ, नहीं, बंगाल के चुनाव में जहाँ तक सवाल है, अभी कहना इज टू अर्ली। जिस तरह से ममता फाइट कर रही हैं, आसाम में तो फीलिंग आ गई है सर। हाँ, मैं जहाँ तक सवाल बंगाल का है, तो बंगाल की जो सीएम है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई हैं और ये कह के आई कि हम पब्लिक के लिए आ रहे हैं, जनता के लिए आ रहे हैं, और जीती। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जिस मेजॉरिटी से वो कभी जीती थी, तो ये उनकी बड़ी टफ फाइट होगी। और बीजेपी है, लेकिन ये क्या स्थिति बनेगी, ये नेक टू नेक फाइट मैं कहूँगा, जैसे मैच होता है, बिल्कुल नेक टू नेक होता है कि कोई भी जीत सकता है। तो बीजेपी तो उभर के आ चुकी है और उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो है, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरा जोर लगा रखा है। मैं समझता हूँ कि 1-2 या जो भी है, बहुत ही मार्जिन कम होगा। मैं एक आखिरी कमेंट दोनों से चाहती हूँ। सबसे पहले तो सर आपसे, अभी ट्रम्प के आप देखते हैं कैसे पोस्ट आते हैं ईरान को लेकर, 1 घंटे बैठक होनी थी, नेतन्याहू 2-3 घंटे बैठक हुई, क्या हालात हैं सर? फिर ये रहता है कि कभी वॉर हो सकती है, वॉर नहीं होगी, लेकिन वॉर जैसे हालात हैं, तो मिडिल ईस्ट का क्या हालात है सर? देखो 2 वाक्य बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की कि अकेले
ईरान पर बमबारी मत शुरू कर दो। बिल्कुल। यानी ट्रंप अभी सोच रहे हैं कि फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे जब तक कि ईरान के अंदर अंदरूनी गड़बड़ियां फिर से ना चालू हो जाए। दूसरी बात, नेतन्याहू ने यह हिंट दिया कि वो अकेले बमबारी शुरू कर देंगे, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स का हर हवाई जहाज, इजराइल जितने बॉम्ब गिराता है हर बॉम्ब वो अमेरिका से आते हैं। इजराइल में बॉम्ब्स कितने हैं मैं आपको बता दूं। फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में, MiG-23 उड़ाया। इजराइल में बॉम्ब्स उतने ही हैं कि वो 2 दिन तक बम गिरा सकता है ईरान पर। तीसरे दिन बम गिराने के लिए उसको अमेरिकन C-17 या C-5A स्टार लिफ्टर गैलेक्सी का इंतजार करना पड़ता है। अभी जो बॉम्बिंग इजराइल की एयरफोर्स हर रोज कर रही है गजा में, आप यकीन करेंगे हर रोज रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, अगर आप ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर देखें, यूरोप से भर भर के यूएस एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड के विमान बॉम्ब्स लेके आते हैं इजराइल में। वो ऑफलोड करते हैं इजराइल में रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और सुबह 6 बजे वही इजरायली एयरफोर्स के जहाज पर लोड होके बॉम्बिंग होती हैं। तो अगर अमेरिका तीसरे दिन का बॉम्ब नहीं देगा इजराइल को, तो इजराइल लगातार ईरान पर 2 दिन की बॉम्बिंग कर सकता है बस। और ईरान कितना तैयार है सर? देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल है अमेरिका का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इसको किया हमला तो यहाँ से जो रशिया और चाइना और मैं कहता हूँ कोरिया भी, तीनों बैठे हैं कि इसको हम अपने रीजन में जी। हम नहीं अंदर आने देंगे। एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया में हम अंदर आने नहीं देंगे। और आपको याद होगा कि आपकी पिछली बार तो अलाउ किया था, जॉर्डन ने भी किया था, यूएई ने भी किया था कि आप उनका एयर स्पेस ले लीजिए, और उन्होंने अपने एयर स्पेस में जो इनके मिसाइल गए थे ईरान के, उन्होंने मार गिराए थे या उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था। लेकिन अब की बार उन्होंने साफ कह दिया, यूएई ने और जॉर्डन ने भी सबने कहा है कि देखिए, ना तो हम आप हमारी ज़मीन यूज़ कर सकते हैं, ना हमारा स्पेस यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया सऊदी अरब को कि सऊदी अरब के पास भी तेल है जो ईरान के पास है, और उनके पास सोना भी है, और वो एक अच्छा प्रॉस्परस कंट्री है गल्फ़ में। गल्फ़ में उनके बेसिस हैं अमेरिका, नो डाउट। तो ये सिर्फ दिखा रहे हैं ट्रम्प साहब, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों कि अगर ये करते हैं तो उधर तो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस ज़माने से चला आ रहा है जो इजराइल ने किया हुआ है। लेकिन देखिए आप, इधर हुती, हमास और तीसरे लोग जो हैं, ये सब मिल के इनको क्यों बैक कर रहा है? ईरान बैक कर रहा है। इसलिए आज तक वो जो वार है ख़त्म नहीं हुई है, चाहे इजराइल जितना पावरफुल हो, क्योंकि उसने पूरा गल्फ रीजन को डिस्टर्ब किया हुआ है। और अगर अमेरिका शुरू करता है तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब को परेशानी अंदर से होगी, जिसका कि उन्होंने पैक्ट अमेरिका से ऑलरेडी कर लिया है। जा तो रही है पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे लड़ने के लिए, लेकिन अंदर से क्या है ये वही जानते हैं। बिल्कुल।